स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास के इस उत्सव को आज हम सब डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ मनाने जाएंगे। वे डॉक्टर कुमार विश्वास जी जो अमूमन साक्षात्कार देने से परहेज करते हैं, उसका कारण है कि आजकल निरपेक्ष सवाल पूछने के बजाय विवादास्पद कुछ पूछना और सनसनी बनाना ऐसा लोगों को ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। लेकिन नवभारत पर विश्वास दिखाते हुए उन्होंने अपना साक्षात्कार देने की सहमति प्रदान की। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले तो नवभारत को एक लगभग एक शताब्दी के आसपास का एक जो उसने सफ़र तय किया है, इसके लिए बहुत बधाइयाँ। संस्थान एक दिन में नहीं बनते, उनकी विश्वसनीयता एक दिन में नहीं बनती, और ख़ासतौर पर अखबार जैसा संस्थान जहाँ दैनिक रूप से आपको अपनी विश्वसनीयता को प्रतिदिन सिद्ध करना पड़ता है, पाठकों की तटस्थ दृष्टि में आपको पत्रकारिता के मानक के साथ उतरना पड़ता है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर भी पत्रकारिता जो है वो अब समझौते की हदों पर है पिछले कई दशकों से। ऐसे में अगर नवभारत ने अपने आप को एक तटस्थ स्टैंड पर रखकर इतने सारे पाठकों की आशा अपेक्षा पे स्वयं को सिद्ध किया है, तो उसके इस कौशल में जो नवभारत के साथ काम करते हैं उन सब का, और विशेष रूप से पाठकों का बहुत योगदान है। उन सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास जी। आमतौर पर बातचीत के अंत में या कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद दिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ शुरुआत धन्यवाद से करना चाहती हूँ। इसलिए एक साहित्य प्रेमी होने के नाते आपको इसलिए धन्यवाद कि आपने कॉन्वेंट में पढ़ने वाली पीढ़ी को हिंदी के प्रति जो प्रेम उनके मन में जगाया है कि वो हिंदी के लिए पागल और दीवाने हो गए हैं। आज जब देखती हूँ कि हमारे बच्चों की पीढ़ी कि वो गाते हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तो बहुत प्रसन्नता होती है, आत्मिक प्रसन्नता होती है। और दूसरा, आपको एक भारतीय सनातनी होने के लिए उस नाते से आपको एक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने उन लोगों को राम जी से जोड़ दिया जिनके मन में पिछले कई वर्षों से लोगों ने न जाने कितनी गलत अवधारणाएं राम जी के बारे में बना दी थी। अब अपने अपने राम के बाद अपने अपने श्याम और अपने अपने महादेव जी भी आएंगे जी। क्या अपनी अपनी सीता माता या अपनी अपनी शक्ति वो भी आएंगी? राम जी की कहानी या भगवान कृष्ण की कहानी या भगवान शंकर की कहानी उनकी अर्धांगिनियों के बिना अधूरी है। भारतीय सभ्यता जो है वो स्त्री से प्रारंभ होती है। वेदों में सबसे पहला जो स्तवन है वो किसी देवी देवता का नहीं है, वो मातृ का है, जो स्त्री शक्ति है, शक्ति का स्तवन है। और दूसरा, हमारे यहाँ किसी भी भगवान का जो नाम है वो बिना उनकी अर्धांगिनी के नहीं बोला जाता। बिल्कुल। राधा कृष्ण, सीता राम, यही बोला जाता है। कभी भी नमः पार्वती पतये बोला जाता है। भारतीय नारियां, चाहे वो जुडिशरी के क्षेत्र में हो, विश्व की पहली जज देखते हैं हम 1800 वर्ष पहले देवी भारती, जो आद्य शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में भाग लेती हैं और निर्णय देती हैं अपने पति और एक युग के इतने बड़े दार्शनिक के संवाद के बीच में, और फिर स्वयं पति के पराजित होने पे कहती हैं कि अर्धांगिनी के रूप में अभी आधे ही पराजित हुए। भारतीय संस्कृति को नए ढंग से नई पीढ़ी के सामने लाने का कार्य करते हुए आपने एक और सपना देखा है। आपने सपना देखा है शिक्षा का मानचित्र बदलने का। चाहूंगी कि इस बारे में भी आपके विचार। जब अपने अपने राम करना शुरू किया था तो बहुत सारे लोग समाज में सदा निंदक और आलोचक रहते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति कही है कि महिमा मृगी कौन संतन की, खल बिस बचखन बाँची। जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी महिमा रूपी जो हिरणी है वो बुरे लोगों के विषाक्त बोल रूपी बाणों से लगातार आहत होती रहती है। तो मैं आहत तो नहीं होता हूँ, पर सतर्क अवश्य रहता हूँ। तो मुझे पता था कि ये धार्मिक कार्य है, ये एक आध्यात्मिक चेतना का कार्य है, और मेरा जीवन चलाने के लिए तो कवि सम्मेलन है ही। बहुत दिन से मन में साध थी, 10-15 वर्षों से, कि एक संस्कारित भारतीय शिक्षा की ओर कुछ कदम बढ़ाए जाएं, कुछ ऐसे बच्चे तैयार किए जाएं। तो उसके लिए भारत कुलम नामक एक विशेष परियोजना तैयार की, जिसमें तीसरी क्लास का बच्चा मिले और उसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करा के, उसे डॉक्टरेट करा के, उसे MBBS करा के, उसे इंजीनियर बना के आप वहाँ से भेजें, तो वो विश्व की वैज्ञानिक चेतना के समकक्ष भी चुनौती दे रहा हो अपनी प्रतिभा की, और उसके अंदर एक भारतीय मर्यादित संस्कार भी हो, उसका खाना भी ऑर्गेनिक हो, उसका सोचना भी ऑर्गेनिक हो, उसका देखना भी ऑर्गेनिक हो, उसकी वैचारिकी भी ऑर्गेनिक हो।
24 साल की उम्र तक उसके शरीर में पैरासीटामोल गई ही ना हो, इनो गई ही ना हो, वो सामान्य रूप से अजवाइन के पत्तों की फंकी लगा के पेट सही करे, और गला खराब हो तो वो दूसरे प्रकार के उपचार करे, अदरक और शहद के साथ, मोलेटी के साथ, और अगर उसे बुखार आ गया है तो गिलोय के साथ प्रयोग करे, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हो, आयुर्वेद सेंटर हो, एलोपैथी का भी हो, होम्योपैथिक का भी हो, लेकिन ये ज्यादा बड़ा हो। तो बिना पाठ्यक्रम में छेड़छाड़ किए 30 से 40 प्रकार की चीजें मैंने उसके चारों तरफ बुनी जी। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बना, मैं इसलिए बना कि मेरे पिताजी के 2 दोस्त थे, वो प्रोफेसर थे एक छोटे कस्बे में, वो उर्दू के प्रोफेसर थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, कवि थे, उनको चाय सर्व करते में मैंने सुना। तो सेंटर टू राइट होने के बाद भी, भारतीयता की वैचारिकी के बाद भी, मैं कभी भी नेहरू को गाली नहीं देता। मैं कभी सावरकर को गाली देने वालों को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने माय डेज विद नेहरू भी पढ़ी है, एम मथाई की, तो बचपन में चर्चा सुनी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, क्योंकि हम देखते हैं इस देश में 2 वर्ग हैं। अब ऐसे वर्गों के साथ फिर ये है कि जब आप सामने आते हैं तो फिर एक वर्ग ये है जो कहता है कि आज के काल में ये कथावाचक बने हैं, दूसरा वर्ग ये है जो कहता है अरे इन्हें कथावाचन का कैसे अधिकार हुआ, ये तो अशास्त्रीय बात कहते हैं। दोनों ही वर्गों के प्रहार आप कैसे झेल लेते हैं? देखिए, पहली बात तो जैसे जो भी राम अपने राम का जो भी धन संग्रह है उसमें तो सारा का सारा वो ट्रस्ट में जाता है जी। मैं तो उसमें 1 रुपया भी नहीं लेता, और मैं तो जाता हूँ मुफ्त में वो कार्यक्रम करता हूँ। हाँ, उसकी एक नियत है कि भाई इतना आप भारत कोलम के लिए दीजिए, तो उन पे तो मैं चर्चा करता नहीं। दूसरा, अगर दोनों तरफ के जाहिल आपसे नाराज हैं तो फिर आप सही रास्ते पर हैं। क्या बात है। जैसे अगर नेहरू जी की दूरदृष्टि जो थी, नेहरू जी हुए, सावरकर हुए, गांधी हुए, पटेल हुए, ये सब, इवन श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, पीवी नरसिंह राव साहब, राजीव गांधी जी, ये सब मनुष्य ही तो थे, देवता तो थे नहीं, पूर्ण पुरुष तो थे नहीं। तो इनमें अपनी मनुष्यता की कुछ कमजोरियां भी थी, कुछ गलतियां भी हुई, एरर ऑफ जजमेंट भी हुआ होगा। सेना नायक जो लड़ता है, जो युद्ध के मोर्चे पर जाता है, उसके एक जरा से जजमेंट के अच्छे होने पर युद्ध जीता जाता है, एक जरा से खराब आकलन के कारण युद्ध हार दिया जाता है। हाँ। तो आजादी की लड़ाई यहां तक ये सब लाए, एक एरर ऑफ जजमेंट हुआ कि आजादी का विभाजन ठीक नहीं हुआ जी। तो मेरी क्या जिम्मेदारी है भारतीय नागरिक होने के नाते? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा वातावरण निर्माण करूं कि इस आजादी का वितरण जो खराब हो गया था वो ठीक से दोबारा उसी फॉर्म में आ सके। वो दोनों तरफ के लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन अच्छे लोग प्रसन्न हैं। हाँ। और मैंने वैसे बताऊं, अच्छे लोग प्रसन्न हो इस बात के लिए भी नहीं ये बात कही। संत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगारब न सोई, मांग के खाई वो मसीत में सो। मांग के खाते हैं, ना मुझे पद्मश्री लेनी, ना पद्म भूषण लेनी, ना सरकार का आयोजन लेना, न कुछ लेना। तो जब मुझे लेना नहीं है तो मैं इस बात की चिंता क्यों करूं सरकारें अनुकूल होंगी कि नहीं होंगी। उन्हें जो जो अच्छा लगता है उसे वो प्रयोग कर लेते। ये सहजता साधना आसान नहीं होता, क्योंकि आप तो क्लिष्ट भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, संस्कृत के ज्ञानी, आप संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। उस मोह से आप कैसे बचा पाए स्वयं को कि सहजता से? उसका कारण है जनता से सहकार। हम प्रतिदिन अलग प्रकार की जनता से संवाद कर रहे होते हैं। बाकी जगह प्रोग्राम होते हैं, नव भारत के 50-50 हजार आदमी आता है सुनने के लिए। हवाई जहाज में सफर करते समय जब आप जाते हैं तब आप लोग को बात करते हैं, स्टेशन जाते हैं तो लोग आपसे बात करते हैं, लोग आपको अपना समझते हैं। हाँ। तो आपसे बात करते हैं। जहां तक मेरी व्याख्या जो लोकप्रिय हुई रामकथा की या भारतीय आध्यात्मिक चेतना की, उनमें मेरा तो 1% ही है, वो गुरु परंपरा से सुना हुआ, समझा हुआ। मैं आज भी ये मानता हूं कि तुलसीदास जी के साथ तुलना तो मतलब बिल्कुल है ही गलत। उनके तो पैर के नाखून पे जो धूल का कण है उसके बराबर भी हम में से कोई नहीं हो सकता। मैं ही नहीं, बाकी सब भी नहीं हो सकते। मानस की एक एक पंक्ति पर एक एक PhD अवार्ड हो सकती है। सही बात है। तो मानस एक ऐसा समुद्र है जिसको जितनी बार पढ़िए, हाँ, हर बार उसका एक नया अर्थ निकलता है। तो जब मैंने बचपन में पढ़ा था तो नया अर्थ था, फिर पढ़ा कुछ और, अब भी मैं पढ़ता हूँ तो फिर एक नया अर्थ निकलने लगता है मेरे माध्यम से। तो उसकी सहजता की व्याख्या युवाओं को भा रही है, युवा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनकी भाषा में बात कहे। इसीलिए खर और दूषण जब सेना लेकर आए तो खर और दूषण ने क्या कहा कि उन्होंने अपने सारे सैनिकों को इस तरह ट्यून्ड कर दिया कि उनको अगर राम और लक्ष्मण दिखाई दें तो सब एक साथ टूटे। भगवान राम ने एक बाण काटी सब माया, जिम तिनकर हर तिमिर निकाया। उन्होंने क्या किया, एक एंटर का बटन दबाया और ऐसा हाल कर दिया कि खर और दूषण के सैनिकों के चेहरे में राम और लक्ष्मण दिखाई देने लगे।
हाँ। तो एक दूसरे से कट मरे, उन्होंने कुछ को नहीं करा। तो ये क्या है, ये फायर बॉल करना है सिस्टम को। अब ये दो अलग अलग बात है, साधन आपको प्रयोग करता है कि आप साधन को प्रयोग करते हैं। हाँ। मेरे लिए दोनों अब अनुकूल बराबर हो चुके हैं, मुझे उसके कोई फर्क पड़ता नहीं है, और मैं उससे बाहर निकलने की तैयारी में हूँ बहुत जल्दी। अगले कुछ वर्षों में मैं इस व्यामोह से स्वयं को तटस्थ कर लूंगा, क्योंकि मैं राजनीति के गलियारे भी घूम आया, मंत्री बना के देख लिए, मुख्यमंत्री बना के देख लिए, ये वाला मंत्री हटा तो तू शपथ ले ले, इस वाले को नहीं, इसको शपथ दिला दो, इसको संसद सचिव बना दो, इसको बोर्ड दे दो, ये सब करके देख लिया, जिसके लिए लोग बात जीवन भर मरते रहते हैं कि किसी प्रकार पहुंच जाएं। कविराज आप कहलाते हैं, कथावाचक आप हो गए हैं, प्रेरक वक्ता आप हैं। ये रचनात्मकता अब किसी और नई दिशा को खोज रही है। जैसे क्या है, पहाड़ से जब नदी उतरती है तो उसको अपना मार्ग नहीं पता होता, कौन से पर्वत पे रुकेगी, किन गलियारों से निकलेगी, कहाँ वो गहरी घाटी में आ जाएगी, कहाँ वो छिछली हो जाएगी। तो रचनात्मकता का जो जल है उसको तटबंधों में नहीं बांधना चाहिए, उसको बहने देना चाहिए। इसलिए मैंने कभी कविताएं लिखने के समय तय नहीं किए। हाँ। मैं फिल्में लिखता हूँ और वो अच्छी भी जाती हैं। अभी पीछे एक फिल्म लिखी थी, उसको फिल्म फेयर मिल गया बेस्ट फिल्म का। फिर गाने लिखे, अभी एक गाना लिखा था जो फिल्म फेयर में नॉमिनी भी हुआ, जो आजकल चुनाव में सबसे ज्यादा बज रहा है, हम साथ चले तो जीतेंगे, मिशन रानीगंज का अक्षय कुमार की फिल्म थी। अभी भी 2 फिल्में लिख रहा हूँ। तो लोग मुझसे कहते हैं आप लगातार क्यों नहीं लिखते, क्योंकि क्या है कि वहां वो बांध देते हैं आपकी क्रिएटिविटी को। हाँ। तो मैं अपनी क्रिएटिविटी को बांधता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मैं 3-3 महीने एक लाइन नहीं लिख पाता, 6-6 महीने एक लाइन नहीं लिख पाता, और कई बार ऐसा होता है कि एक ही बार में 3-3 4-4 कविताएं 2-2 3-3 में उतर रही हैं। ये जो मुक्त छंद की तरह प्रवाहित होने वाला जीवन है, ये एक पति के रूप में, पिता के रूप में, क्या उसी मुक्तता के प्रवाह के साथ जाता है? यानी आप अनुशासित पिता हैं या आप आई एम द फ्रेंड ऑफ माय किड्स उस सोच के पिता हैं? तो जैसे मैं एक ऐसा बच्चा रहा हूं जो जिसका पिता के साथ कोई बहुत सौम्य और सरस संबंध नहीं रहा, क्योंकि उनकी जगत की विजय के जो उनके मानक थे मैं उन पे खरा नहीं उतर रहा था। इंजीनियर बनो, ये करो, वो करो। तो मैंने फिर अपने जीवन में उल्टा किया कि मैं अपने बच्चों के साथ वो करूंगा जो मैं चाहता था। तो वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, और मैं अपने घर में माइनॉरिटी हूँ, 2 बेटियां हैं और एक श्रीमती जी हैं, तो मैं अल्पसंख्यक हूँ। वो सबसे ज्यादा उनका जो जोर है वो मुझ पे चलता है, और मुझे लगता है कि यही सबसे खूबसूरती है, और मैं उनकी वजह से ग्रो किया हूँ। मतलब औरतों की क्या समस्याएं होती हैं, इस जैसे दलित हुए बिना आप दलित की समस्या नहीं जान सकते। हाँ। अब दलित आईएएस हो गया, आप कहते हैं अब क्या चाहिए, आईएएस हो गया, आपको पता ही नहीं है कि उसकी मनस्थिति में पीछे क्या क्या गुजरा है, और आज भी उसे कभी कभी क्या क्या फेस करना पड़ जाता है। ऐसे स्त्री हुए बिना आप स्त्री को नहीं जान सकते। और विशेष रूप से जो मेरी वैश्विक समझ का विस्तार हुआ है, जैसे हम जब बेटियां बड़ी नहीं हुई थी तो हम क्या करते थे, कोई दोस्त मिला उसका पेट निकला हुआ है तो हमने कहा भाई मोटा हो रहा है। हमारी बेटी ने बताया कि नहीं, ये बॉडी शेमिंग है, इसको ऐसा नहीं कहना है, इसको कहना है यार फैट थोड़ा ज्यादा हो गया है, थोड़ा एक्सरसाइज करो। और इन सब के बीच में आप हैं जो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर को अपनी तरह से परिभाषित करते हुए दिखते हैं। नहीं, वो देखिए इसलिए क्योंकि मैं इस समय राजनीति में नहीं हूँ और मैं राजनीति टिप्पणियों से बचता हूँ, तो सारी पार्टियों को बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी तो ये संत हैं, अभी तो महान है, अभी तो अद्भुत हैं, तुलसीदास जी के बाद यही पैदा हुए हैं। कल मैं अगर बोलना शुरू कर दूं कि भाई तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तो वो एक पक्ष पीछे लग जाएगा। भाई जब तक हम राजनीति में थे तब विश्व के जितने भी प्रमुख दोष थे वो सब हम में थे दूसरी पार्टियों के लिए। अब हम राजनीति में नहीं है तो वो दोनों पक्ष चाहते हैं कि कुमार विश्वास के कोटे का जो सकारात्मक हो वो हम ले लें। बिल्कुल। साथ दिखें, जन्मदिन पर खूब अच्छा लिखें उनके बारे में, फोटो साथ दिखाई दें। आज एयरपोर्ट पर जाते हुए युग कवि, युवाओं के कंठहार, राम कथा के मर्मज्ञ भाई श्री कुमार विश्वास जी से बड़ा स्नेहिल चर्चाएं हुई। अब मैं स्नेहिल हो गया, कल मैं उनकी विपक्षी पार्टी में खड़ा हो जाऊं तो फिर वो कुछ और लिखने लगेंगे। इसलिए तो सामान्य बात है, इसको दुख सुख में नहीं लेना चाहिए, इसको बिल्कुल आनंद के साथ लेना चाहिए। आपने इस बारे में एक शेर भी कहा है ना, इस तरह सुलह कर ली हमने पेशवाओं से, उनकी सरकार रहे, अपना भी किरदार रहे। तो मैं, सरकार बहुत छोटा समय है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कभी बड़ा समय है। तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि कबीर ने कभी खिलजी के खिलाफ कोई कविता लिखी हो। कितना सारा लिखा कबीर ने, उसके नाम में खिलजी थे। हाँ। बाबा तुलसीदास ने इतना सारा लिखा, हर प्रकार से रामकथा लिखी। उन्होंने कभी अकबर के बारे में एक लाइन लिखी हो? नहीं लिखी, क्योंकि बाबा तुलसी को पता था कि आती जाती चीज है, ये अकबर बाबर औरंगजेब आएंगे जाएंगे, मैं रहूंगा। बिल्कुल। तो कवि को इस बात पे सतर्क रहना चाहिए कि वो ना तो चाटुकार बने, चरण चंपक, और ना ही वो 24 घंटे का विरोधी बने। मैं देखता हूँ कुछ लोगों को कि वो 24 घंटे सरकार के विरोध में रहते हैं। अरे कुछ तो अच्छा कर रही होगी भाई, कोई तो बात अच्छी की होगी, वो बोल तो अच्छी कर रही है,
जो जो प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री जो भी होगा, कोई बात तो बोल दो, अच्छी बात है। 2010 और 11 में जो आंदोलन खड़ा किया था हमने, वो इसीलिए किया था, ये सब तो हो गया, कविता तो सुना ली, नंबर 1 कवि तो बन लिए, आओ देश बदलते हैं। और उसने काफी सफलता भी पाई। ये बात अलग है कि वो फिर दूसरे रास्ते पर मुड़ गया और उसका बड़ा, जैसे कहते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण और अनैतिक पतन हुआ उस पूरे प्रोसेस का। तो उससे मैं बाहर आ गया कि भाई मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। तो अब भारत कुलम ही ऐसी चीज दिखती है मुझे, इस तरह की चीजें दिखती हैं कि मैं इससे ही समाज के पानी में थोड़ा शोधन कर सकूं, ताकि मैं याद रहूं। हम इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत धन्यवाद। आपकी साहित्यिक यात्रा, आपकी आत्मिक यात्रा, आपकी आध्यात्मिक यात्रा नए नए शिखर छुए, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका स्वास्थ्य ठीक ना होने के बाद भी आपने इतना समय दे दिया, उसके लिए आपको करबद्ध प्रणाम। बहुत धन्यवाद। करते हैं। भारत बहुत के बहुत सभी धन्यवाद। पाठकों को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। और अकबर इलाहाबादी का शेर है, न तेग निकालो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिलो तो अखबार अखबार निकालो। निकालो। आज भी इस देश में छपे हुए अक्षर की बड़ी मान्यता है। बिल्कुल। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स चर्चा करते समय, मैं पढ़ाता रहा हूँ, 17 साल मैंने पढ़ाया, किसी बात पे कहते थे, अरे क्या बात कर रहे हो, अखबार में छपा है सुबह। हाँ। तो जो संवाददाता लोग हैं, जो संपादक लोग हैं, जो प्रबंधक लोग हैं और जो स्वामित्व वाले लोग हैं, उन सबको भी ये बात ध्यान रखना है कि जूते की दुकान चलाना और अखबार चलाना, इन दोनों के बीच अंतर रखेंगे तो जगत का भी भला होगा और पत्रकारिता का भी भला होगा। मैं ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार।